और करप्ट। हम तो यही इस तरीके से न्यूज 24 के जरिए स्थानीय प्रशासन से, बल्कि स्थानीय प्रशासन से ऊपर उठकर उत्तर प्रदेश सरकार में मुख्यमंत्री से, उनके मंत्रियों से, अधिकारियों से हम तो यही प्रार्थना करेंगे हाथ जोड़कर, जरा देखिए इस तस्वीर को और जरा जायजा लीजिए, क्या सिर्फ हाथरस में ऐसा हो रहा है या बाकी जगह भी ऐसा हो रहा है। प्लीज कृपया करके इस भीड़ को छंटवाइए। अगर मतगणना सुप्रीम कोर्ट के आदेश के तहत हो रही है तो प्लीज सुप्रीम कोर्ट के आदेश की तो थोड़ी सी प्लीज उसकी इज्जत रख लीजिए और सारे कोविड प्रोटोकॉल जो है, पूरा बिहेवियर उसका पालन करवाइए। वरना मैं तो चाहूंगा कि सुप्रीम कोर्ट खुद संज्ञान ले कि उसके आदेश की कैसे धज्जियां यहां पर उड़ाई जा रही हैं। वापस आ रहे हैं अपनी कवरेज पर। 250 और 85, ये पहली बार 205 का आंकड़ा छुआ है भारत टीएमसी। आज भी 30,000 से ज्यादा नए केस आए। बीजेपी से संबित पात्रा आ गए। संबित, आप ये तस्वीर देख रहे होंगे, यूपी में पंचायत चुनाव की मतगणना चल रही है, हाथरस की तस्वीरें आप देख रहे होंगे। ये क्यों नहीं ये लोगों को समझ में आ रहा है ये संबित? देखिए, मैं अभी जस्ट आपके चैनल को ज्वाइन किया हूं, मैं भीड़ देख रहा हूं, ये हाथरस का है, आप मुझे बता रहे हैं। मुझे लगता है ये बिल्कुल चिंताजनक है और इस पे इलेक्शन कमीशन को बिल्कुल संज्ञान लेना चाहिए, क्योंकि कल इलेक्शन कमीशन ने भी कुछ नोटिफिकेशन जारी किए थे कि बिना जांच किए हुए, बिना सैनिटाइजेशन के कोई भी मतगणना केंद्र में प्रवेश नहीं कर सकता है। इलेक्शन कमीशन के इस नोटिफिकेशन के बाद इस प्रकार की भीड़ और खास करके जहां कोरोना महामारी व्याप्त हो, मुझे लगता है ये उचित बात बिल्कुल नहीं है। सोशल डिस्टेंसिंग जरूर होना चाहिए, मास्क लोग पहने हुए हैं, मगर कोई सोशल डिस्टेंसिंग नहीं है। इसका तुरंत संज्ञान लेते हुए इलेक्शन कमीशन को सख्त कदम उठाने चाहिए। नहीं, पर ये तो पंचायत चुनाव है संबित, ये तो स्थानीय राज्य सरकार करवाती है, आपकी राज्य सरकार यूपी की, उसको भी ध्यान देना चाहिए। इसीलिए मैंने पहले कहा, अगर मुख्यमंत्री, मंत्री, अधिकारी, स्थानीय प्रशासन, डीएम कहां है पता नहीं, ये आपकी सरकार को भी इस पर एक्शन लेना चाहिए, क्योंकि ये तो सिर्फ हाथरस की तस्वीर है, बाकी जगह पता नहीं क्या हो रहा होगा। नहीं, मैं तो रिक्वेस्ट करूंगा, मैंने पहली बार आपको ये तस्वीर देखा आपके चैनल के माध्यम से, मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि वहां के डीएम को भी और सरकार को भी बिल्कुल तुरंत त्वरित कार्यवाही करनी चाहिए और इस प्रकार की भीड़ को बिल्कुल वार्न करना चाहिए कि इससे बीमारी फैलेगी और इस प्रकार नहीं होना चाहिए। मैं सहमत हूं आपकी बात। ओके संबित, एक सेकंड में हम पश्चिम बंगाल चुनाव की भी बात करेंगे, असम की भी बात करेंगे। मेरे साथ अशोक तिवारी मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं। अशोक, ये जो हाथरस की भीड़ है, क्या ये स्थानीय प्रशासन को दिखाई दे रही है, नहीं दे रही है अभी तक? अशोक, देखिए मानक, बहुत चिंताजनक तस्वीर उत्तर प्रदेश के हाथरस से सामने आई है और सिर्फ हाथरस नहीं, अभी थोड़ी देर पहले बागपत में भी बहुत ज्यादा भीड़ जो मतगणना केंद्र है वहां पर पहुंची थी, जिसके बाद पुलिस को वहां पर लाठीचार्ज भी करना पड़ा है। प्रत्याशी और उनके समर्थकों को पुलिस की तरफ से दौड़ाकर वहां से भगाया भी गया है। तो ये जरूर है कि इस तरह की चूक अगर पंचायत चुनाव की मतगणना के दौरान देखने को मिल रही है तो ये कहीं ना कहीं जो लोकल प्रशासन है उसका पूरी तरह से फेल्योर है, ये उसकी विफलता मानी जाएगी। क्योंकि जब कोर्ट की तरफ से निर्णय दिया गया और ये कहा गया कि पंचायत चुनाव की काउंटिंग आप कराइए, लेकिन कोर्ट के प्रोटोकॉल का भी पूरी तरह से ध्यान रखिए, तो ये वो तस्वीर है जो हाईकोर्ट के उस ऑर्डर पर भी जो जिला प्रशासन है, सरकार की तरफ से तर्क दिया गया कि वो पूरे प्रोटोकॉल के साथ मतगणना करवाएंगे। लेकिन ये तस्वीरें सरकार के उस आश्वासन को या सरकार की तरफ से जो बात कही गई, अशोक एक सेकंड, ये होना चाहिए बिल्कुल। वहां पर हाथरस में भी जो बागपत में हुआ है, पुलिस वालों ने लाठियां बरसाई हैं, बिल्कुल इन लोगों के साथ यही होना चाहिए जो अपनी जान के साथ साथ औरों की जान भी खतरे में डाल रहे हैं। ये बागपत की तस्वीरें देख लीजिए, वहां भी बिल्कुल यही हो रहा था। मतगणना के लिए जब ये सैकड़ों लोग पहुंचे तब पुलिस ने लाठियां बरसाई और इनको वहां से भगाया। बहुत शुक्रिया इस जानकारी के लिए अशोक। संबित, चुनाव पर आ रहे हैं, 205 सीटें टीएमसी जीत रही है संबित, 85 पर बीजेपी अटक गई है। प्रशांत किशोर की भविष्यवाणी सही साबित हो रही है और आपके सारे दावे संबित गलत साबित हो रहे हैं। क्या हो गया, कहां भूल हो गई? हम दृष्टिया अभी तक जो भी रुझान दिख रहे हैं, स्वाभाविक रूप से आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि 205 पे टीएमसी और बीजेपी 85 पे दिख रही है। अभी मैं माननीय कैलाश विजयवर्गीय जी को भी किसी चैनल में सुन रहा था, क्योंकि वो ग्राउंड के रिपोर्ट को अधिक जानते हैं। उनका कहना है कि ये जो रुझान देख रहे हैं, ये रुझान लगभग चौथे और पांचवें राउंड के काउंटिंग के बाद है और इस बार काउंटिंग काफी लंबी चलने वाली है। हो सकता है कि रात तक काउंटिंग चले, बिकॉज सैनिटाइजेशन बीच बीच में करना पड़ता है और बहुत ही धीमी गति से काउंटिंग चल रही है। ऐसे लगभग 85 सीट है जिसमें भारतीय जनता पार्टी 1000 से 5000 तक की जो गैप है भारतीय जनता पार्टी और टीएमसी का, काफी नैरो गैप है। तो मुझे लगता है ये रीअलाइनमेंट भी होने की संभावनाएं आगे चलकर काफी रहेगी। बहरहाल अभी के जो रुझान है उस पर भी बात करना चाहिए। मैं इतना कहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी ने जब शुरुआत की थी राजनीतिक बंगाल में 2011 के विधानसभा चुनाव में मात्र 4% वोट शेयर
और कोई सीट नहीं। 2016 में 10% वोट शेयर 3 सीटों के साथ वहां से जो सफर भारतीय जनता पार्टी ने तय किया है, ऑल सेड एंड डन, यह भी कोई छोटा सफर नहीं है, बहुत बड़ा सफर। मैं तो भारतीय जनता पार्टी बंगाल के कार्यकर्ताओं को नमन करूंगा कि इतने वायलेंस, इतनी हिंसा, इतनी विपरीत परिस्थितियों के सहने के बावजूद भी उन्होंने यहां तक का सफर तय किया है। आधा कप खाली या आधा कप भरा, दोनों में से कोई भी विषय को हम चुन सकते हैं, बिल्कुल स्वाभाविक है। हमने कहा था कि हम सरकार बनाएंगे, वो शाम तक मालूम पड़ेगा, मगर अगर 85 से ऊपर 100 तक भी हम सीट लेकर आते हैं तो मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी ने परफॉर्मेंस अच्छा किया है। अच्छा तो किया है, इसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन लोकसभा चुनाव से अगर 18 सीटें आपने जीती थी उससे तुलना करेंगे तो ऐसा लग रहा है उससे तो ये खराब परफॉर्मेंस है। हम तो ये मान के चल रहे थे जो आपने चुनाव प्रचार में पूरी जान लगाई, हर हथकंडा अपनाया, जाहिर है सारी राजनीतिक पार्टियां अपनाती हैं चुनाव जीतने के लिए, यानी कि उसमें से कुछ भी नहीं चला। लोकसभा चुनाव से भी खराब परफॉर्मेंस ही तो दिख रहा है। देखिए, कुछ विषय समझने होंगे मानक भाई। पहली बात तो मैं बता दूं, विधानसभा से विधानसभा को कंपेयर किया जा सकता है, लोकसभा से लोकसभा को कंपेयर करना चाहिए। जहां 2014 में लोकसभा की परफॉर्मेंस बंगाल में बहुत ही दयनीय थी, 1 ही सीट हम जीत पाए थे, 2 सीट जीते थे, माफ करिएगा। वहीं 18 सीट तक का सफर हमने 2019 में तय किया था। पिछली बार 3 सीट विधानसभा में थी 2016 में, इस बार हमारे पास जितनी भी सीट आएंगी वो उससे अधिक नजर आ रही है और काफी अधिक नजर आ रही है। देखिए, ये कंपैरिजन लोकसभा से लोकसभा इसलिए होता है क्योंकि नेतृत्व का विषय है। 2019 में मोदी जी नेता थे और स्वाभाविक रूप से जो भी वोट लोग दे रहे थे वो मोदी जी को दे रहे थे, इसमें कोई दो मत नहीं। अभी भी मोदी जी हमारे कैंपेन के एक बहुत बड़े नेता के रूप में बंगाल में उन्होंने कैंपेन किया है, मगर ऑल सेड एंड डन ममता बनर्जी वहां की लोकल लीडर है। देखिए, ममता बनर्जी चाहे हम विपक्ष के नाते भी देखें, वो पहले एक केंद्रीय मंत्री थी, बाद में 10 वर्षों की मुख्यमंत्री, तो स्वाभाविक रूप से एक फॉर्मिडेबल चेहरा टीएमसी को तो वो है। उसके कंपैरिजन में भारतीय जनता पार्टी के पास 2 चीजों की बड़ी कमी रही ग्राउंड में हमारे ऑर्गेनाइजेशन की, क्योंकि बंगाल में ग्राउंड में भारतीय जनता पार्टी की ऑर्गेनाइजेशन कोई बहुत स्ट्रांग हो ऐसी बात नहीं है। हाँ, हमारे पास दिग्गज कार्यकर्ता हैं, ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपने जीवन को गंवाते हुए भी अपने आप को दांव पे लगाया है, मगर बहुत स्ट्रांग ऑर्गेनाइजेशन ग्राउंड पे नहीं है। नंबर 2, हमारे पास चूंकि हम सत्ता में कभी नहीं रहे, कोई ऐसा लोकल चेहरा, कद्दावर लोकल चेहरा जो ममता बनर्जी को टक्कर दे सके, वैसा भी चेहरा नहीं है। हाँ, इसकी खामी को पूर्ति करने के लिए, इसको ठीक करने के लिए हमारे जो बड़े सेंट्रल लीडर हैं वो बिल्कुल बंगाल की भूमि पे उतरे, रण में उतरे, दुंदुभिनाद किया और उसमें ममता बनर्जी ने कहीं ना कहीं बाहरी और भीतरी का एक पुट देने का प्रयत्न किया। मगर मैं एक क्लाउड में सिल्वर लाइनिंग भी देखता हूं और आज मैं अमित शाह जी को, नड्डा जी को धन्यवाद करता हूं। देखिए, जनरली पॉलिटिक्स में क्या होता है, जहां कोई पुट नहीं होता, जहां आपका कोई नैरेटिव नहीं होता है, वहां बड़े नेता जाने से कतराते हैं। उनको लगता है इससे हमारा नाम में क्षय होगा, नाम कम होगा। मगर हमारे नेताओं में देखिए, मेहनत करना है। मैं तेरे पीछे खड़ा हूं, चल मैं तेरे घर खाना खाने आता हूं, मैं तुम्हारे घर में बैठूंगा। हाँ, तुम हिंसा सह रहे हो, लोग तुम्हारी पिटाई कर रहे हैं, मगर घबराना नहीं है, यहीं से कूद लेना है, एक बड़ा छलांग लगाना है ताकि बीजेपी का संगठन मजबूत हो। मुझे लगता है बीजेपी ने बखूबी वहां लोकल नेता ना होते हुए भी एक बड़ा छलांग लगाया है, ये प्रयत्न किया है। बड़े युद्ध कभी एक दिन के युद्ध नहीं होते हैं, उसको बड़े रूप में लड़ने की आवश्यकता होती है। अंततः जीत हमारी होगी। ओके, अंततः जीत आपकी होगी संबित, ये आप कह रहे हैं, लेकिन उसके लिए 5 साल इंतजार करना पड़ेगा और लोकसभा चुनाव के लिए भी अभी 3 साल और इंतजार करना पड़ेगा। लेकिन मैं ये पूछ रहा हूं, ये जो आंकड़े कह रहे हैं कहानी, टीएमसी 208 पर पहुंच गई है, बिल्कुल अपने पिछले आंकड़े के करीब पहुंच गई। 211 उसने पिछली बार जीती थी, आप 83 पर आ गए, आप 3 से तुलना कर रहे हैं। लेकिन यहां तो माना यह जा रहा था कि आप सत्ता के करीब हैं और आपके नेताओं ने दावा यहां तक किया था, ये जानते हुए कि हमारे पास कोई सीएम का चेहरा नहीं है। आपको पता था, इसीलिए उसके बावजूद आपने ये दावे किए थे कि आप 200 पार करेंगे, 180 जीतेंगे, 190 जीतेंगे। इसको इस तरह क्यों ना देखा जाए कि ममता बनर्जी ज्यादा लोकप्रिय हैं पश्चिम बंगाल में नरेंद्र मोदी के मुकाबले या बीजेपी के मुकाबले? इसको इस तरह क्यों ना देखा जाए कि आपने जो मुद्दे उठाए बंगाल में वो नहीं चले, सीए का मुद्दा नहीं चला? देखिए मानक जी, 2 प्रश्न। नंबर 1 प्रश्न आपका रहा कि ममता बनर्जी ज्यादा लोकप्रिय है मोदी जी के बनिस्बत। मैं इस बात से सहमत बिल्कुल नहीं हूं, क्योंकि ये कोई लोकसभा का चुनाव नहीं था और लोग जानते हैं कि नरेंद्र मोदी जी आपके चीफ मिनिस्टर नहीं बनने वाले। चीफ मिनिस्टर के चेहरे के नाते स्वाभाविक रूप से एक फॉर्मिडेबल चेहरा तो ममता बनर्जी का था ही, क्योंकि वो एक बड़ी नेत्री है वेस्ट बंगाल। दूसरा विषय, जो मुद्दे हमने उठाए वो चला नहीं, मगर मैं इसको एक इतर के रूप में भी देखूंगा कि जो मुद्दे हमने उठाए
उसने भारतीय जनता पार्टी को यहां तक का सफर तय करने का मौका दिया। चाहे सीएए के जेन्युइन मुद्दे हो, देखिए आज भी कलकत्ता के अंदर लोगों को लगता है कि सीएए अगर नहीं होगा तो कहीं ना कहीं हमारे ऊपर भी एक खतरा मंडराता है। देखिए आज अगर सही मायने में देखा जाए, ये जो 70% और 30% की लड़ाई के रूप में टीएमसी ने इस युद्ध को स्थापित किया था, मुझे लगता है संपूर्ण रूप से 30% का कंसोलिडेशन हुआ है, जबकि 70% का कंसोलिडेशन नहीं हो पाया है। और ये राजनेता के रूप में हमें कहना चाहिए, नहीं कहना चाहिए, तो ये मेरे बड़े कुर्बान अली साहब, जिनके साथ में पहले बहुत डिबेट करता था और मेरे बड़े अति प्रिय हैं कुर्बान अली साहब, वो बैठे हैं, वो इस पे अपना पुट जरूर देंगे। मगर मुझे लगता है कहीं ना कहीं डेमोग्राफी इज डेस्टिनी, डेमोग्राफी एक बहुत बड़ा रोल प्ले कर रही है बंगाल के चुनावों में। इस पर भी चिंतन करने की हमें आवश्यकता है। ओके, सवाल बहुत सारे हैं संबित, लेकिन पहला सवाल जो जहन में आ रहा है वो ये, आप कह रहे हैं लोकल चेहरा होता तो शायद नतीजे कुछ और होते, तो क्यों नहीं आप ये लोकल चेहरा 6 साल में बना पाए? चलिए मैं उससे पीछे नहीं जा रहा हूं, मैं इसका जवाब देता हूं, ये महत्वपूर्ण है। चर्चा कई नामों की हुई, आप मिथुन चक्रवर्ती को लाए, सौरभ गांगुली का नाम बार बार आ रहा था, क्यों नहीं आपके एक चेहरा ढूंढकर बना पाए? मैं इसका जवाब देता हूं क्योंकि महत्वपूर्ण है हमारे लोकल लीडर्स जो हैं वो भी सुन रहे हों। ऐसा नहीं है कि हमारे पास काबिल लोकल लीडर नहीं, ऐसा नहीं है कि हमारे पास लोकल लीडर वैसा नहीं है जो ममता जी को भी आउटशाइन कर सकते हैं। जैसे कि योगी जी भी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बन सकते थे, ये हमने कब सोचा? जब हमारी जीत हुई उसके बाद योगी जी मुख्यमंत्री बन के गए, तब जाके योगी जी एक काबिल मुख्यमंत्री है यह सिद्ध हुआ। देवेंद्र फडणवीस जी मुख्यमंत्री बन सकते थे, यह तभी सिद्ध हुआ जब देवेंद्र फडणवीस जी बतौर मुख्यमंत्री उन्होंने कहा। नहीं, तो वही मैं कह रहा हूं ना, इसका मतलब मिसकैलकुलेशन आपसे हो गया ना। आपने ये मान लिया कि नरेंद्र मोदी को चेहरा बनाकर उतरेंगे ममता बनर्जी के खिलाफ तो जीत लेंगे, और लोकल चेहरा बाद में सीएम को डिसाइड कर लेंगे, यानी ये स्ट्रैटेजी फेल हो गई ना। दो चीजें कहूंगा, पहले तो मैं आपके टीवी चैनल पे देख सक रहा हूं कि वहां कुछ सेलिब्रेटरी रैली इत्यादि हो रही हैं। आपने उत्तर प्रदेश की सरकार से भी सवाल पूछा था, मैं भी ममता जी से कहूंगा कि वहां कृपया करके अपने कार्यकर्ताओं को कहे कि इस प्रकार से भीड़ और सेलिब्रेशन नहीं होना चाहिए, क्योंकि कोरोना का भय पार्टी की बाउंड्रीज नहीं देखती है, वो किसी को भी हो सकती है। हाँ। दूसरी बात मैं कहूंगा कि हमने स्ट्रेटेजी के अंतर्गत किसी को सीएम के फेस के नाते नहीं उतारा। ये बहुत सारी कैलकुलेशन करने के बाद पार्लियामेंट्री कमेटी ये निर्णय लेती कि क्या किसी एक व्यक्ति को उतारने से पार्टी के लिए भला होगा या नहीं होगा। ये सारे समीकरण, और देखिए कहा जाता है अंग्रेजी में कि सक्सेस हैज मेनी फादर्स व्हाइल फेलियर हैज नन। अगर सक्सेस हो जाता तो आप कहते कि हाँ ये सारे स्ट्रेटेजी बिल्कुल सही जगह बैठ गई। सक्सेस नहीं होता है तो लोग कहते कि अच्छा ये कहीं ना कहीं दांव पेच गलत पड़ गए। यही स्ट्रेटेजी के अंतर्गत हम हरियाणा जीते। ब्रेक लेना, ब्रेक के बाद संबित, आप बड़ी दिलचस्प बातचीत हो रही है, कहीं मत जाइए। कुर्बान अली साहब भी हैं, सुकेश भी हैं, और भी बहुत सारे सवाल आ रहे हैं, क्योंकि आप कह रहे थे कि हाँ स्ट्रैटेजी गलत हो जाती है हार के बाद, तो फिर जाहिर है बहुत सारे आप कारण ढूंढ सकते हैं, लेकिन मैं इस पर ही रहूंगा। आप जो सीएम का चेहरा कह रहे हैं, क्योंकि यह भी सच है ममता बनर्जी के खिलाफ उतारने के लिए आपको शायद उस कद का, उस वजन का कोई चेहरा मिला भी नहीं। आपका क्या कहना है? ब्रेक के बाद जवाब। छोटा सा ब्रेक ले रहा हूं। हमारी ये कवरेज बंगाल इलेक्शन पर, असम के नतीजों पर, केरल, तमिलनाडु, पुदुचेरी के नतीजों पर लगातार जारी है। आंकड़े भी आपको दिखा रहे हैं, पल पल का अपडेट है और साथ ही विश्लेषण। छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, फौरन लौट रहे हैं। अब की बार किसकी सरकार? आज है नतीजों का दिन। 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव के नतीजे आ रहे हैं और न्यूज 24 पर रुझानों का एक एक अपडेट हम आपको दिखा रहे हैं। ऊपर बंगाल के आंकड़े हैं, टीएमसी 207 सीटों पर आगे चल रही है, बीजेपी सिर्फ 84। लेफ्ट और कांग्रेस का गठबंधन बड़ी मुश्किल से अपना खाता खोल पाया है। और ये देखिए, जो अभी संबित भी कह रहे थे, मैंने हाथरस की तस्वीर दिखाई थी, बंगाल की तस्वीर दिखाना भी उतना ही जरूरी है। वहां भी देखिए, कहा गया था जश्न मत मनाइएगा, लेकिन वहां भी एक दूसरे को रंग लगाकर, हरा रंग जो कि टीएमसी का रंग है वो लगाकर देखिए जश्न मनाया जा रहा है जीत का। हालांकि लोग कम है इस भीड़ में, लेकिन ये भी हम दिखाएंगे। असम के नतीजे भी देख लीजिए। रुझान कह रहे हैं बीजेपी वहां पर सत्ता में वापसी कर रही है और बहुत बड़े बहुमत के साथ वापसी कर रही है। 89 सीटें बीजेपी जीत रही है असम में अपने सहयोगियों के साथ। केरल में ऐसा लग रहा है लेफ्ट गठबंधन सत्ता में वापसी कर रहा है, 97 सीटों पर है 140 में से। वो भी एक बड़ी जीत कही जाएगी, बहुत बड़ी जीत, क्योंकि कुल 140 सीटें हैं। कांग्रेस गठबंधन सिर्फ 40 पर अटक रहा है केरल में भी। और उधर तमिलनाडु और पुदुचेरी में भी कांग्रेस के लिए, यूपीए के लिए तमिलनाडु से अच्छी खबर है। यूपीए वहां पर जीत रहा है, डीएमके के नेतृत्व में स्टालिन मुख्यमंत्री बन सकते हैं। जबकि पुदुचेरी में कांग्रेस के लिए बुरी खबर
और पुदुचेरी में बीजेपी और उसके सहयोगियों के लिए अच्छी खबर, वहां पुदुचेरी में भी एनडीए की सरकार बनती हुई दिखाई दे रही है। लेकिन संबित पात्रा से थोड़ी देर पहले जो हम बात कर रहे थे उसी को कंटिन्यू करना चाहता हूं मैं। टीएमसी 207, बीजेपी 84, लेफ्ट गठबंधन 1। सवाल वहीं पर आ गया संबित, यह भी तो तय है ना, कोई चेहरा था ही नहीं, कोई बंगाली चेहरा जो ममता बनर्जी का मुकाबला कर सके वो आपको मिला भी नहीं, और शायद इसीलिए आपने किसी को उतारा नहीं। संबित पात्रा, ममता बनर्जी के खिलाफ। देखिए मानक भाई, चेहरे को लेकर एक बात याद रखना होगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी बंगाल में कभी सत्ता में थी ही नहीं, कभी सत्ता में आई नहीं। लोकसभा के चुनाव में भी 2019 में ही हमारा अच्छा प्रदर्शन रहा, उससे पहले बंगाल की राजनीति में बहुत ज्यादा पुट भारतीय जनता पार्टी का कभी रहा नहीं। तो स्वाभाविक है कोई भी पब्लिक चेहरा हमारे वहां के नेतृत्व का नहीं होगा, यह एक स्वाभाविक सी विषय है। दूसरा विषय है कि उसका अर्थ यह नहीं है कि हमारे पास लीडर नहीं, लीडर जरूर है, मगर वो अरण्य पुष्प, मतलब जंगल के अंदर पुष्प खिले कौन जाने वाला विषय है, अरण्य पुष्प के रूप में है। अगर ये मौका मिलता सरकार बनाने का तो स्वाभाविक रूप से हम उस लीडर को नर्चर कर पाते, हम उनको पब्लिक के रूप के सामने रख पाते, पब्लिक उन्हें एक्सेप्ट भी करती। मगर चूंकि अभी जो ये रुझान दिखा रहे हैं, उसी के नाते मैं कह रहा हूं सरकार किसी की भी बने, चूंकि हमारे पास लीडर नहीं था, इसीलिए हमें राष्ट्रीय नेतृत्व को आगे करना पड़ा। राष्ट्रीय नेतृत्व वहां जमीन जाके संभाल करके अपने वहां के कार्यकर्ताओं को प्रोत्साहित करके उन्होंने चुनाव को लड़ाया, और मुझे लगता है ये बहुत बड़ी बात होती यहाँ। अच्छा संबित, जीते। ओके हाँ संबित, सुकेश भी कुछ पूछना चाह रहे हैं, लेकिन उससे पहले छोटा सा एक सवाल और है मेरा। प्रधानमंत्री मोदी ने अपनी हर रैली में दीदी ओ दीदी अपने ही अंदाज में जैसे ममता बनर्जी को एड्रेस किया। कहा जा रहा है कि उसका भी उनको नुकसान हुआ, क्योंकि एक महिला होने के नाते ममता बनर्जी ने उस मुद्दे को खूब उठाया था और टीएमसी ने भी खूब उठाया था। आपको लगता है उसका नुकसान हुआ है? प्रधानमंत्री ने जिस तरह ममता बनर्जी का मजाक उड़ाया, उनको टारगेट किया प्रचार में। बिल्कुल नहीं। देखिए दीदी और दीदी कोई अनपार्लियामेंट्री शब्द नहीं। हाँ, तंज जरूर है और राजनीति में तंज के लिए एक स्थान भी है, मगर मुझे दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि ममता बनर्जी ने, चाहे नड्डा जी हो, चाहे प्रधानमंत्री हो, चाहे अमित शाह जी, उनके लिए जिस प्रकार के शब्दों का प्रयोग किया, स्क्रू ढीला है, मोरे जाबो, ये मतलब जिस प्रकार के शब्दों का प्रयोग किया है, वो तो अपने आप में बहुत ही अनपार्लियामेंट्री शब्द रहे। बहरहाल मैं इतना जरूर कहना चाहूंगा कि देखिए, जहां तक लीडरशिप का सवाल है, आप इस बात को लेकर चलिए कि सरकार किसी की भी बने, एक बहुत बड़ा छलांग भारतीय जनता पार्टी ने बंगाल की भूमि में लगाया है। ग्राउंडेड कार्यकर्ता बहुत कम होने के बाद, वहां पर हमारी ऑर्गेनाइजेशन की क्षमता बहुत कम होने के बाद, फिर भी जो भारतीय जनता पार्टी ने किया है, ये कोई अपने आप में कम विषय नहीं। ओके, शीतल सिंह भी हैं, शीतल भी हैं और कुर्बान अली साहब भी हैं, लेकिन पहले सुकेश कुछ पूछना चाह रहे हैं। नहीं संबित, मुझे 2016 या 17 में आपके राज्य उड़ीसा में कार्यकारिणी हुई थी और उस समय तत्कालीन अध्यक्ष अमित भाई शाह ने कहा था, मुझे अच्छे से ध्यान है, कि स्वर्णिम काल बीजेपी का तब आएगा जब हम उड़ीसा और बंगाल में सरकार बनाएंगे। आप 3 से 84 पे पहुंच गए, लेकिन इसी बीच आपको सुना मैंने, आपने कहा कि वो 30% का पोलराइजेशन तो हो गया, 70 का नहीं हुआ। क्या आपको लगता है कि इसी 30 और 70 ने मार डाला आपको? आप टेलीविजन स्टूडियो में, अखबारों में तो पोलराइजेशन करते रहे, पोलराइजेशन की चर्चा होती रही, लेकिन ग्राउंड पे वो पोलराइज नहीं हुआ। बंगाल की तासीर अलग है, वहां कुछ और डिफरेंट सोनार बांग्ला ही आपको सूट करता था। शायद उसको डिफाइन कर पाते आप कि सोनार बांग्ला कैसे बनाएंगे, तब ज्यादा अच्छा होता। देखिए सुकेश भाई, मैं तो इतना कहूंगा कि कुछ चीजें ऐसी होती है राजनीति में जिनको कि आप आर्टिकुलेट करते नहीं, बहुत संभल के उन विषयों पे बोलना होता है, मगर हकीकत होता है। और कल अखबारों में ये सब छपके भी आए। 70% और 30% का चुनाव भारतीय जनता पार्टी कभी नहीं लड़ रही थी। हम में से किसी ने भी नहीं कहा कि 70% या 30% का चुनाव। हाँ, हमने दुर्गा पूजा को लेकर, सरस्वती पूजा को लेकर, जय श्री राम को लेकर एक कल्चरल नरेटिव जरूर बनाया, क्योंकि वो उस कल्चरल नरेटिव की आवश्यकता बंगाल की भूमि में थी। मगर 70% और 30% के नरेटिव को किसी ने खड़ा किया तो वो तृणमूल कांग्रेस ने किया। वह आप याद करिए, फुरफुरा शरीफ के अब्बास जो थे, उन्होंने किया कि 30%। और यहां तक हुआ कि तृणमूल कांग्रेस के लोगों ने यह भी कह दिया कि अगर 30% चाहे तो 3 से 4 पाकिस्तान भी बन सकता है। तो ये नैरेटिव तो बना, और मैं आज कह सकता हूं, बिना झिझक के कह सकता हूं, कंसोलिडेशन ऑफ 30%, 30% का संपूर्ण कंसोलिडेशन तो हुआ है।
जबकि 70% पे कंसोलिडेशन नहीं हुआ तो है। क्यों और नहीं ये कर पाए narrative आप? उनका यही सवाल है संबित कि आप क्यों नहीं कर पाए? आपने हिंदुओं के इतने सारे मुद्दे उठाए, जैसे आपने खुद कहा दुर्गा पूजा, सरस्वती पूजा, मुहर्रम के लिए इजाजत दे दी और हिंदुओं को नहीं दी। उसके बाद जय श्री राम, दीदी जय श्री राम से इतना चिढ़ती क्यों है? उसके बावजूद क्यों नहीं कर पाए आप हिंदुओं का वोट अपनी तरफ? नहीं, वैसे मैं तो इतना कहूंगा कि हम हिंदुओं के लिए लड़ रहे थे, ऐसी बात नहीं है। हम सबका साथ, सबका विकास, सबके विश्वास के नारे के साथ लड़ रहे थे। मगर आपका ये प्रश्न कि हिंदू इकट्ठा क्यों नहीं हो पाया जबकि 30% तो कंसोलिडेट हो गया, ये इसका उत्तर भी आप जानते हैं। जो 84 सीटें भी अभी दिख रही हैं, ऐसा नहीं है कि लोगों में जागृति नहीं आई। मगर मैं कहूंगा, मैं हिंदू शब्द इस्तेमाल नहीं करूंगा, मैं कहूंगा हिंदुस्तान में जो प्रताड़ित होते हैं उनकी भी जागृति बहुत समय बाद आती है और धीरे धीरे आती। कई बार हम जो राजनीतिक दलदल हैं उसमें फंस के रहते हैं और कई बार जो वास्तविकता होती है, घुसपैठ की वास्तविकता, राष्ट्रीय सुरक्षा की वास्तविकता, इन सब वास्तविकताओं से, छोटे छोटे राजनीतिक कारणों से हम अनभिज्ञ रहते हैं। मगर जब यही विकराल रूप धारण करने लगते हैं तो ये पॉलिटिकल नैरेटिव बनता है। इस बार पॉलिटिकल नैरेटिव टू अ लार्ज एक्सटेंट बना है। 84-85 सीटें हमें मिल रही हैं अभी तक, और मुझे लगता है, जैसे मैंने पहले भी कहा था, ये लड़ाई कोई एक दिन की लड़ाई नहीं है, ये अवेयरनेस का विषय है और ये लंबे समय तक चलेगा। संबित, लेकिन ये हार तो आपको बरसों बरस टीस तो बहुत देगी, बहुत चुभेगी ये हार, क्योंकि 6 साल कैलाश विजयवर्गीय को वहां तैनात कर देना, उसके बाद प्रधानमंत्री अमित शाह, जेपी नड्डा, इतने बड़े बड़े नेताओं का, पूरी टीम का वहां पर लग जाना, इस चुनाव में पूरी ताकत झोंक देना, प्रतिष्ठा का इसको सवाल बना लेना, बहुत चुभेगी ये हार। और अगर इतनी बड़ी हार हो जाती है जैसी दिखाई दे रही है 207 और 84, तो ये तो बरसों बरस बहुत सताएगी। कॉन्ट्ररी टू इट, मुझे देखिए, हार होती है, अभी रिजल्ट आएगा तो उसके बाद तो स्वाभाविक है हम इसे एक्सेप्ट करेंगे, ऐसा नहीं, ग्रेशियसली एक्सेप्ट करेंगे। मगर अभी तो नतीजों का इंतजार भी करेंगे, अभी से मैं कमेंट नहीं करूंगा। मगर आपका ये कहना कि हमने इतने वर्षों एक यज्ञ किया, एक तपस्या की, उसके बावजूद अगर ये नतीजे रहते हैं, यज्ञ किया, तपस्या किया, इसी कारण से ये नतीजे भी आ रहे हैं। देखिए, कितनी ऐसी पॉलिटिकल पार्टी हिंदुस्तान में है मानक भाई, जिस पॉलिटिकल पार्टी में एक ललक रहती है, हर चुनाव को एक चैलेंज के रूप में एक्सेप्ट करने का एक मादा होता है, जहां पर अपना ग्राउंड नहीं होता है, जहां 2% वोट शेयर 2011 से पहले 2%, उसके लिए तो आप, उसके लिए तो वेल फॉट, ताली बजा सकते हैं उसके लिए, हर कोई कहेगा बहुत बढ़िया, 84 पर पहुंच गए। बिल्कुल सही बात है। देखिए, ट्राई एंड ट्राई, नेवर से डाई, स्पिरिट हमेशा यही रहनी चाहिए कि आप जीतते हैं या हारते हैं, ये तो अलग विषय है, आपने अपना कर्म बिल्कुल संपूर्ण रूप से किया कि नहीं। और आज में आपको बंगाल की जनता ने बाहरी मान लिया क्या? बंगाल की जनता ने, जो ममता बनर्जी ने कहा ये बाहरी हैं, यूपी बिहार से आ गए, गुजरात वाले आ गए, वही मान लिया क्या बंगाल की जनता ने? देखिए, बाहरी और भीतरी को लेकर एक भ्रम फैलाने की कोशिश तो हुई, और इस पर मैंने भी चर्चा करते हुए आरंभ से ही कहा कि हाँ, हम लोकल लीडर प्रोजेक्ट कर नहीं सकते थे क्योंकि हम कभी सत्ता में वहां रहे नहीं, तो ममता के मुकाबले तो हमारे पास लोकल लीडर कोई नहीं बनना स्वाभाविक था। और उस खामी को किसने पूर्ति की? तो हमारे लीडर जो सेंटर से गए उन्होंने पूर्ति की। हम एक राष्ट्रीय पार्टी है, स्वाभाविक है, हम राष्ट्रीय पार्टी के नेता के रूप में वहां लड़ेंगे जाके, बाहरी भित्ति के हम चुनाव जीत जाएंगे। यही गलती हो गई क्या संबित? पर यही गलती हो गई क्या कि आप नेशनल पार्टी के तौर पर जाकर वहां लड़े? आपको लगा कि जो सारे मुद्दे हिंदी बेल्ट में चल गए वो बंगाल में भी चल जाएंगे, और वो नहीं चले वहां पर। नहीं, सीएए कोई हिंदी बेल्ट का मुद्दा नहीं, ये बंगाल का भी मुद्दा है। पर चला नहीं। पूजा किसने कहा चला नहीं? आधा ग्लास भरा हुआ है या आधा ग्लास खाली है, वो देखने की आवश्यकता है। ये जो 84 सीटें भी आप दिखा रहे हैं, 3 से 84 तक, कुछ तो मुद्दे ऐसे होंगे ना जो चले होंगे, ओके, जिसके कारण यहां तक हम पहुंचे हैं, वरना हम यहां तक भी कैसे पहुंच पाते? ओके, संबित, सुकेश बोल रहा हूं। मेरा एक आखिरी सवाल है आपसे। ये जो कह रहे हैं आप कि हमारे पास बहुत नेता हैं, हाँ, आपके पास प्रधानमंत्री हैं, आपके पास अमित शाह हैं, सब लोगों ने वहां कैंपेन किया, लेकिन ये जो ओवर इंटेलिजेंस था प्रधानमंत्री का, वहां इतनी रैली करना, 70 रैलियां अमित शाह की होना, और ऐसे में जबकि कोरोना जो है वो दस्तक दे रहा था, हमें मालूम था कि कोरोना की दूसरी वेव आने वाली है, क्या ये भी आपको उल्टा पड़ गया? क्या प्रधानमंत्री को यहाँ दिल्ली में होना चाहिए था? लोगों में ऐसा भाव गया क्या कि प्रधानमंत्री शायद एट द हेल्म ऑफ अफेयर्स दिल्ली में होते, कोरोना को संभाल रहे होते, वो चुनाव लड़ रहे? मुझे ऐसा नहीं लगता, क्योंकि प्रधानमंत्री दिल्ली में ही थे। जिन भी रैली के लिए वो दिल्ली से बाहर गए, वो कुछ घंटों के लिए गए, पुनः दिल्ली में आए, और जिस दिन भी रैली किया था उन्हीं दिनों में उन्होंने यहाँ बहुत अहम बैठकों को संबोधित भी किया।
ठीक इसके उलट बल्कि ममता बनर्जी नदारत रही इन बैठकों से कि मैं कैंपेनिंग कर रही हूं, इस प्रकार के एक्सक्यूज के साथ वो नदारत रही। और देखिए असम में भी चुनाव हुआ, पुडुचेरी में भी चुनाव हुआ, यही कोरोना उस समय वहां भी पीक कर रहे थे, तमाम देश में पीक कर रहे थे। और चुनाव के इन रैलियों को कोरोना से जोड़ के देखना बिल्कुल स्वाभाविक है, कुछ तो स्प्रेड हुआ ही होगा, मगर उनको इस कोरोना के सेकेंड वेव से जोड़ के देखना मैं उचित नहीं मानता हूं, क्योंकि जब तक पीक हुआ था तब तक बंगाल में, तब तक आसाम से कोई भी केस नहीं आया था, बहुत कम केस आए थे। अधिकांश केस उन राज्यों से आए, जैसे महाराष्ट्र से आया, जैसे छत्तीसगढ़ से आए, जो कि बिल्कुल गैर चुनावी राज्य थे, जहां किसी प्रकार का चुनाव नहीं हो रहा था, जहां कोई रैली नहीं होती। दिल्ली से आया, दिल्ली में कोई चुनाव नहीं हो रहा था, तो जो एपिसेंटर थे वो गैर चुनावी राज्य थे। और अभी भी आप देख रहे हैं लोग जश्न मनाने के लिए सड़क पे उतरे हुए हैं। अगर अवेयरनेस ये एक विषय होता तो वहां अभी भी एक डर का माहौल, एक अवेयरनेस होता कि हम सड़क पे नहीं उतरेंगे। तो कहीं ना कहीं ये विषय बनता हुआ मुझे नहीं नजर आता। ओके संबित, आप ये तो कह रहे हैं कि 30% का कंसोलिडेशन ममता बनर्जी की पार्टी के पक्ष में हो गया, बाकी 70% यानी हिंदुओं का कंसोलिडेशन आपके पक्ष में नहीं हो पाया। आपने कोशिश जरूर की थी, तो मुद्दों के लिहाज से कुछ हार की वजह जो अभी हो रही है, मुझे पता है आप उस राइडर के साथ इस बात को मान रहे हैं कि हो सकता है ये आंकड़े बदल जाएं, कुछ तो थोड़ा सा और अगर माइन्यूट इसका डाइसेक्शन करें, कौन सा मुद्दा आपके हिसाब से चल गया और कौन सा नहीं चला, टीएमसी का या बीजेपी? देखिए मानक जी, जो डाइसेक्शन होता है और ये कौन से मुद्दे चले कौन से मुद्दे नहीं चले, मैं एक बहुत छोटा सा कार्यकर्ता हूं भारतीय जनता पार्टी का, ये विषय मेरा नहीं। हमारे बहुत बड़े नेता हैं, हमारे बंगाल के भी लीडर्स हैं, प्रभारी सहप्रभारी इत्यादि सभी हैं, सब बैठ के इस पर चिंतन करेंगे कौन सा मौका चला, कौन सा मुद्दा नहीं चला, और खास करके तब जब ये पूरे रिजल्ट कंसोलिडेट होकर हमारे सामने आएंगे। ठीक है, मैं बिल्कुल मानता हूं अभी जो भी नतीजे चल रहे हैं, अभी तक के लिए तो हम इन्हीं नतीजों को नतीजे लेकर ही चलेंगे, इनसे इतर तो नहीं जाना चाहता मैं, मगर फिर भी थोड़ा इंतजार तो हमें करना। ओके, ऑल राइट, संबित हमारे साथ ही रहेगा थोड़ी देर और। अभी शीतल सिंह भी हैं और अनुराधा प्रसाद भी जुड़ गई हैं, हमारी एडिटर इन चीफ। अनुराधा जी एक सेकंड रुकिएगा, शीतल जी बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं। शीतल, आपको क्या लग रहा है? संबित पात्रा कह रहे हैं कि एक सेकंड कुर्बान साहब, एक सेकंड, मुझे पता है अभी बहुत सारी बातें उठ गई है संबित की इस हमारी बातचीत के बीच। जल्दी से बोलिए कुर्बान साहब, क्या कह रहे हैं, बोलिए। हाँ नहीं, मैंने कहा आज इनकी विनम्रता को देखते हुए, संबित पात्रा मेरे बड़े अजीज दोस्त हैं, तो इन पे कुर्बान होने को दिल चाहता है कि अगर कुछ ऐसी विनम्रता चुनाव के दौरान भी दिखाई होती तो शायद आज ये दिन ना देखना पड़ता। अभी भी हार मानने के लिए ये तैयार है नहीं, और इधर उधर की बात कर रहे हैं कि तो ठीक है, वो गालिब साहब कह गए कि दिल के बहलाने को ये ख्याल अच्छा है, अच्छी बात है, 3 से 83 पे पहुंच रहे हैं आप, लेकिन हुजूरे वाला चुनाव प्रचार करने के लिए आप बांग्लादेश तक पहुंच गए और उसके बाद में आज ये स्थिति बन रही है, तो इसको कुछ तो कबूल कीजिए कि हाँ कहीं कमी रह गई है संबित पात्रा साहब। हाँ बोलिए संबित, बोलिए। हाँ, मैं जवाब दे रहा हूँ, और पहले तो मैं अनुराधा जी को नमस्कार कहूंगा। बहुत दिनों बाद उनके साथ आज रूबरू होने का, वर्चुअल माध्यम से रूबरू होने का मौका मिल रहा है, अच्छा लग रहा है। और कुर्बान जी ने बिल्कुल सही कहा, मैं उनका बहुत अजीज मित्र हूं, और जब मैं बोलना भी नहीं जानता था, इन्होंने मुझे बहुत कुछ सिखाया था अपने चैनल में, मैं धन्यवाद भी करूंगा। 3 बातें उन्होंने मुख्यतः कही कि विनम्रता। देखिए, जब रण क्षेत्र में उतरना होता है तब दुंदुभिनाद, विनम्रता के साथ तेवर भी होने चाहिए, वरना कभी रणभूमि में, रण क्षेत्र में युद्ध नहीं किया जा सकता है। और चुनाव में लोकतांत्रिक तरीके से ये एक युद्ध होता है, जैसे को तैसा, जैसा हमें पूछा जाएगा वैसा हम जवाब भी देंगे, तो उस तेवर को आप विनम्र नहीं होना नहीं कह सकते। दूसरी बात, यहाँ हार को स्वीकार करने की बात है। मैंने आपको कहा था कुर्बान जी, मैं एक छोटा सा कार्यकर्ता हूं, हार हुई या नहीं हुई इसकी स्वीकृति मैं नहीं दे सकता हूं। पार्टी का एक सिस्टम होता है, एक हायरार्की होती है। हाँ, अभी इस समय जो आपके स्क्रीन पे आंकड़े दिख रहे हैं, मैं उन्हीं आंकड़ों पे बातचीत कर रहा हूं। हार या नहीं हार ये पार्टी तय करेगी जब समय होगा। अंत में आपने कहा बांग्लादेश तक चले गए, मगर क्या बिगड़ गए? देखिए कुर्बान जी, मैं आज आपको यहाँ पे बिल्कुल दृढ़ता के साथ बता दूं, हम ये इलेक्शन जीते। अच्छा, ममता बनर्जी आगे हो गई हैं। एक और अपडेट आ गया है, पहली बार ममता बनर्जी नंदीग्राम में शुभेंदु अधिकारी से आगे निकल गई है 1500 वोट से। लगातार पीछे चल रही थी कुछ समय से, अब 1500 वोट से आगे चल रही है। हाँ संबित, कंप्लीट करिए। देखिए, मैं कुर्बान जी को एक बात कहना चाहता हूं। कुर्बान जी, हम ये इलेक्शन बंगाल में जीते या ये इलेक्शन हारे, कुछ मुद्दे हमारे नजदीक के हैं, वो हम हमेशा उठाते रहेंगे, जैसे कि राष्ट्र सुरक्षा का विषय, जैसे इस देश में घुसपैठिए नहीं आने चाहिए, जैसे घुसपैठियों को लेकर CAA का विषय। इन विषयों को लेकर हम जीते या हारे, हम सत्ता में रहे या ना रहे,
इन विषयों पे हम अडिग रहेंगे और कभी भी इन विषयों को हम नहीं छोड़ेंगे। यही तो हमें डिफरेंशिएट करता है भारतीय जनता पार्टी और बाकी पार्टियों में। और ममता जी को लेकर एक विषय बता दूं, जो रिजल्ट आप दिखा रहे हैं नंदीग्राम में ब्लॉक ए और ब्लॉक 2, मतलब ब्लॉक 1 और ब्लॉक 2 है, आप सब जानते होंगे। मुझे लगता है अभी तक जो काउंटिंग हुई थी वो ब्लॉक 1 की हुई थी, ब्लॉक 2 की काउंटिंग शुरू ही होगी, जिसके कारण थोड़ी बढ़त ममता जी ने बनाया है। और ये भी कंसोलिडेशन का मामला है, आप पता लगाइए। ओके, ऑल राइट। शीतल, आपके हिसाब से क्विक कमेंट, उसके बाद अनुराधा जी के पास भी जा रहा हूं। शीतल, जो एरोगेंस की एक बड़ा ये आरोप लग रहा है कि बीजेपी और नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में उनकी पूरी पार्टी ने बड़ा एरोगेंट होकर ये चुनाव लड़ा, ये मानकर लड़ा कि वो जीत रहे हैं। वो ये भूल गए कि उनके सामने एक महिला मुख्यमंत्री है और वो स्ट्रीट फाइटर है, उसकी जड़ें जमीन में है। आपको लगता है व्हील चेयर पर ममता बनर्जी, शीतल, व्हील चेयर पर पूरे प्रचार के दौरान, और प्रधानमंत्री का, अमित शाह का, जेपी नड्डा का करारे प्रहार करना, उन पर तंज कसना, जैसे दीदी ओ दीदी, ये भारी पड़ गया? मैं बहुत क्लियर नहीं सुन पाया था, लेकिन फिर भी मैं समझ रहा हूं जो आप पूछना चाह रहे हैं। नंबर एक तो ये कि ममता बनर्जी, अभी नंदीग्राम में जो रिजल्ट्स आ रहे हैं, ये ब्लॉक 2 का पहले राउंड में काउंटिंग हो गई थी, इसलिए शुभेंद्र अधिकारी आगे थे। अब ब्लॉक 1 शुरू हुआ है, जिसमें ज्यादा गांव है और ज्यादा एरिया है। अब ममता बनर्जी पीछे नहीं होंगी, अब लगातार वो आगे चलती चली जाएंगी। करीब 15 से 20 हजार वोटों से वो जीतेंगी इस चुनाव को, ये हम लोग अभी थोड़ी देर बाद जान जाएंगे। ये बीजेपी को अगर 80-82 सीटें भी मिल रही हैं, तो मैं ये मानता हूं कि उनकी बहुत अच्छा प्रदर्शन है। ये सही है कि उन्होंने जो हाइप क्रिएट की थी वो ऐसी कर रखी थी कि वो 200 से ज्यादा वही जीत जाएंगे। और बहुत सारे दिल्ली से पूरा प्रेस उन्होंने वहां, उनके लिए जाता ही है, प्रेस उनके साथ है, तो वो जाके दिल्ली वाला प्रेस शर्तें लगा रहा था। आप उनके ट्वीट्स देखिए कि ममता बनर्जी हार गई, उन्होंने सब घोषणाएं कर दी थी। और अभी आप देखिए कितना जबरदस्त इसका असर था कि अभी एक एग्जिट पोल जो बहुत ही ऑथेंटिक है, वो भी उसने आगे कर दिया था। अब एग्जिट पोल वगैरह में अगर इतनी गलती होती तो ये बीजेपी की एक तरह से आप कह सकते हैं कि चुनाव प्रचार करने की और एक हद तक, तो आप इसको यूं न मानिए कि वो 80 सीटों पर रह गए और जीत न पाए। हालांकि 121 सीट जब उनको लोकसभा सीट मिली थी, और लोग ये उम्मीद करते थे कि जितना जोर से उन्होंने इसमें सब कुछ किया है, वो इससे ज्यादा। आपकी आवाज, उनके लिए शीतल, आपकी आवाज में कुछ दिक्कत आ रही है, एक सेकंड से ठीक भी करा रहा हूं। शीतल, एक सेकंड रुकिएगा। अनुराधा जी, सुबह से मुझे पता है आप भी ट्रैक कर रही थी, क्या आपने भी बिल्कुल इसी तरह के फाइनल फिगर्स, फाइनल नहीं है लेकिन अभी इस समय दोपहर में 1 बजने जा रहा है, इस तरह के फिगर्स की आपने भी उम्मीद की थी? क्या आपको लग रहा था ये फिगर्स हो सकते हैं? देखिए, जब हम लोगों ने मानक अपना एग्जिट पोल किया था तो हमने 180 ±11 दिया था टीएमसी को। उस समय जो माहौल था और उस समय जो और एग्जिट पोल्स आ रहे थे, उसके बाद ऐसा लग रहा था कि इस बार तो हम लोग बहुत बुरी तरह कहीं गड़बड़ा ना जाए और फिर लोग बाग जो हैं हमारे पीछे सिर पे हमारे बिल्कुल हमें वो उन्होंने इतनी गालियां देनी है। लेकिन थैंक गॉड लग ऐसा नहीं रहा है। अभी भी मैं इस रिजल्ट को फाइनल नहीं मानती हूँ, एक क्योंकि रिजल्ट तो तभी होगा जब फाइनल काउंटिंग हो जाएगी और कैंडिडेट्स डिक्लेयर्ड हो जाएंगे। लेकिन मैं आप लोग सबकी बात सुन रही थी और मुझे एक चीज लग रही थी कि कहीं ना कहीं दिल्ली का जो मीडिया है उसने थोड़ी मतलब जल्दबाजी जरूर की है। दिल्ली का मीडिया जो है वो एक साइडेड होके चलता है। शायद कहीं ना कहीं मैं एक मीडिया पर्सन हूं और मैं इसलिए इस बात को ओ कर रही हूं कि कहीं ना कहीं हम लोग जो है वो भ्रमित हो जाते हैं, हम रियलिटी से शायद कहीं थोड़े ये हो जाते। इसमें कोई शक नहीं है कि बीजेपी ने जिस तरीके से चुनाव लड़ा वैसे कोई पार्टी नहीं लड़ सकती है। जिस तरीके से बीजेपी ने अपनी पूरी साख, अपनी लीडरशिप, जिसे कह सकते साम दाम दंड भेद सब कुछ लगा दिया, तो इस तरीके से चुनाव लड़ना अपने आप में एक बहुत बड़ी कला है और इसके लिए लोगों को और तमाम पॉलिटिकल पार्टीज को सीखना चाहिए, उनके लीडर्स को यह बात सीखनी चाहिए कि किस तरीके से पॉलिटिकल मैनूवरिंग की जाती है, किस तरीके से पॉलिटिकल चीजों को, किस तरीके से चुनाव को लड़ा जाता है। तो ये तो एक बात हुई और इसलिए बीजेपी जितनी भी सीट्स जीत रही है वो इसलिए जीत रही है
क्योंकि उसने इस तरीके से चुनाव लड़ा। इसमें कोई शक नहीं है कि 3 से यहां तक पहुंचना अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है, लेकिन इसके बावजूद इसमें भी कोई शक नहीं है कि तीसरी बार अपनी एंटी इनकम्बेंसी को झेलते हुए और बीजेपी के इतने बड़े प्रहार और प्रचार को सहते हुए ममता बनर्जी की अगर वापसी हो रही है, तो ये ममता बनर्जी का जो उनकी जो छवि है, उनकी जो फाइटर स्पिरिट है, उसको सलाम है। क्योंकि ममता बनर्जी को बीजेपी ने हर तरफ से घेरने की कोई ऐसी कोशिश नहीं थी जिसे नहीं छोड़ा था, लेकिन उसके बावजूद अगर ममता बनर्जी इस तरीके की सीट्स लेके आ रही हैं, तो वी विल हैव टू गिव हर दैट क्रेडिट कि ऐसे शायद ही कोई होता जो कि इस तरीके से अपने चुनाव को मैनेज कर पाता। क्या क्या नहीं हुआ है आप देख लीजिए। और टीएमसी के चुनाव की रणनीति डेफिनेटली फिर बीजेपी पर हावी पड़ी। हाँ बिल्कुल सही है। अब अगर अपनी टीवी स्क्रीन पर जो हम ये सारे रिजल्ट दिखा रहे हैं 5 स्टेट्स के, संबित पात्रा, इस पर मैं आपका एक समग्र आपका ओपिनियन चाह रहा हूं, कॉम्प्रिहेंसिव। टीएमसी से आप बंगाल में अगर हार रहे हैं, जैसे ये आंकड़े दिखा रहे हैं, असम आप जीत रहे हैं और अच्छे खासे अंतर से जीत रहे हैं, प्रचंड बहुमत इसे मैं कहूंगा, क्योंकि 126 में से आप 90 सीटों पर आ गए हैं। बहुत बड़ी जीत है 5 साल बाद की सरकार चलाने के बाद यह है। उसी तरह पुदुचेरी में शायद एनडीए की सरकार बन जाए, ऐसा लग रहा है। तमिलनाडु में एनडीए हार रहा है, वहां आप एआईएडीएमके के साथ मिलकर सरकार उनकी नहीं बचा पा रहे हैं। केरल में आप कहीं नहीं हैं, वहां पर कांग्रेस और लेफ्ट का मुकाबला है, वहां पर लेफ्ट वापसी कर रही है। तो इसे 5 राज्यों को मिलाकर देखेंगे तो कैसे कहेंगे बीजेपी की जीत है, बीजेपी की लोकप्रियता, प्रधानमंत्री मोदी की लोकप्रियता बरकरार है या थोड़ी कम हुई है? देखिए, मैं इसे जीत और हार के रूप में नहीं, मैं इसको एक पॉलिटिकल नैरेटिव के रूप में देखूंगा। और 5 राज्यों को आप मिला के देखिएगा तो क्या क्या इसमें जो आपको टेक होम है वो क्या क्या है। नंबर 1, केरल में लेफ्ट पुनः आ जाती है। केरल में कांग्रेस पार्टी उनके मुख्य विपक्षी पार्टी थे। राहुल गांधी अपने ही बैस्टियन से, अपने ही घर से चुनाव हार जाते हैं। एक तरह से कांग्रेस पार्टी वायनाड से भी हार जाती है, तो एक तरह से केरल में कांग्रेस बहुत पीछे एक फ्रिंज पार्टी बनती नजर आ रही है। पुडुचेरी, केरल का पुडुचेरी जो है वो कांग्रेस पार्टी का गढ़ था, वहां से भी कहीं ना कहीं कांग्रेस पीछे जाती हुई दिख रही है। कांग्रेस का तमिलनाडु में भी कोई बहुत ज्यादा रोल रहा नहीं है। डीएमके अपने ही बलबूते पर वो सरकार बनाती हुई नजर आ रही है। और भारतीय जनता पार्टी केरल और तमिलनाडु में वोट शेयर की लड़ाई लड़ रही थी, सरकार बनाने की लड़ाई भारतीय जनता पार्टी इन 2 राज्यों में लड़ नहीं रही। बंगाल और आसाम, ये 2 महत्वपूर्ण राज्य जहां तक चुनावी समीकरण भारतीय जनता पार्टी का है, ये बहुत बड़ी बात है कि पिछली बार हमारा जो गठबंधन था वो आसाम में 71 सीट्स के साथ था, इस बार हम 90 के पार जाते हुए दिख रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये प्रो इनकम्बेंसी आसाम में, जहां कांग्रेस का एक बहुत महत्वपूर्ण गढ़ रहा था पहले और अभी भी है, वहां भी कांग्रेस पीछे जाती हुई नजर आ रही है। बंगाल में भारतीय जनता पार्टी जीते या ना जीते, मगर बंगाल में उन्होंने अपना एक गढ़ तो बनाया है। तो भारतीय जनता पार्टी ने अपने आप को कंसोलिडेट किया है। वहीं विपक्ष के लिए एक बहुत बड़ा धड़ा जो कांग्रेस पार्टी है वो गिरी है। और ममता बनर्जी के ऊपर जो कॉन्फिडेंस था कि किसी भी कीमत पे संपूर्ण जीत उनकी होगी, उसमें थोड़ा सा शेंद्र लगते हुए। संबित, विजय मिश्रा टीएमसी से मेरे साथ जुड़े हैं। ब्रेक के बाद मुझे पता है वो भी आपसे कुछ पूछना चाहेंगे। सवाल पूछना चाहती हूँ। हाँ बोलिए अनुराधा जी, बोलिए। हाँ संबित जी, ये बताइए कि आप लोगों ने किसी एक लीडर को सामने नहीं किया बंगाल में। देखिए, अगर असम में आपकी जीत हो रही है तो आपके पास एक लीडरशिप का कॉम्बिनेशन था, सोनोवाल और हेमंत का, लेकिन बंगाल में आपने कोई एक लीडर नहीं किया, सामने रखा, कोई एक चेहरा नहीं रखा। क्या आपको लगता, और आपके जो चेहरे बने वो तो एक्स टीएमसी थे, तो क्या आपको लगता है कि ये एक बड़ी भूल बीजेपी से हुई है? उसको एक, चाहे भले वो शुभेंदु अधिकारी का ही चेहरा होना था, किसी एक चेहरे को आगे करने की जरूरत थी। अनुराधा जी, अच्छा प्रश्न है, मैं इसको एक्सप्लेन करता हूं। मैं उसे भूल नहीं मानता। आप देखिए, आसाम में जब पिछली बार हमने सरकार बनाया था, उस समय सर्बानंद सोनोवाल जी एक बहुत बड़े चेहरे, ऑलरेडी एस्टैब्लिश्ड चेहरे थे वो।
हमने उनको आगे करते हुए चुनाव लड़ा क्योंकि उनकी एस्टैब्लिशमेंट में किसी प्रकार की कमी नहीं थी। वो एक बड़े लीडर थे, एक छात्र लीडर थे और उन्होंने एक बहुत बड़ा केस, आईएमडीटी केस सुप्रीम कोर्ट में लड़ करके आसाम के लिए उन्होंने जीता हुआ था। उसके बाद हेमंत बिश्व शर्मा है और दोनों की जोड़ी जो है, जय और वीरू की जोड़ी मैं कहता हूं, स्वाभाविक रूप से कहीं ना कहीं वो ठाकुर अर्थात जो वहां पे गब्बर सिंह अर्थात जो वहां पे सब प्रकार के तृष्णाएं चल रही थी, जो वहां पर विकास नहीं हो रहा था, उसको समाप्त करने में जय और वीरू की जोड़ी बिल्कुल कामयाब रही। मगर बंगाल में आप सोचिए, वहां इससे पहले कभी भी हम म्युनिसिपैलिटी में भी नहीं रहे, हम किसी प्रकार के सत्ता में नहीं रहे। स्वाभाविक रूप से ऐसे में जो टैलेंटेड हमारे लोकल छत्रप भी हैं, उनको भी मौका नहीं मिला है कि लोग उनको परख सके, जान सके। उत्तर प्रदेश में भी योगी जी को जब तक लोग नहीं पहचानते थे, जब तक कि वो मुख्यमंत्री नहीं बने, और मुख्यमंत्री बनने के बाद योगी जी को लोग पहचाने। ठीक उसी प्रकार खट्टर जी हो या फडणवीस जी हो, मुझे लगता है इस बार हम जीतते, और अभी पता नहीं क्या समय होने वाला है आगे चलकर। जीतने के बाद आप नेता को स्थापित करिएगा। तो संबित, बिल्कुल ठीक है। मैंने पहले भी यह सवाल किया था, आपने कहा इसे आप गलती नहीं कहेंगे, लेकिन आपने